Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Numan Askar, your biology expert. जीन थेरेपी। जीन थेरेपी कहते हैं हम ट्रीटमेंट को। ट्रीटमेंट वाया जीन्स, इसको हम जीन थेरेपी कहते हैं। जीन थेरेपी कैन बी परफॉर्म्ड एज एक्स वीवो, जिसको इन विट्रो भी कहा सकते हैं, यानी कि आउटसाइड द बॉडी, और इन वीवो यानी कि इनसाइड द बॉडी। तो अब इसमें ये सर्टेन डिजीज़ को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये जो सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, इट इज़ द जीन थेरेपी कौन सी टाइप एक्स वीवो है, यानी कि ये आउटसाइड द बॉडी होती है। इसकी कॉज क्या है? एडीए एंजाइम का डेफिशिएंसी है। एडीए किस चीज़ को डिनोट करता है? एडिनोसिन डीएमाइनेज। ये मैच्योर करता है बी एंड टी सेल्स को। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो बी एंड टी सेल्स मैच्योर नहीं होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? इम्यूनिटी फेलियर। इसका ट्रीटमेंट क्या है कि बोन मैरो स्टेम सेल्स को रिमूव किया जाता है बॉडी से, और उसको इन्फेक्ट किया जाता है विद रेट्रोवायरस कंटेनिंग द नॉर्मल जीन फॉर दैट एंजाइम, और उसके बाद उसे फिर इंसर्ट कर दिया जाता है इनसाइड द बॉडी। अब ये जो बोन मैरो सेल्स होते हैं ना, तो बोन मैरो सेल्स दीज आर, ये जो बोन मैरो स्टेम सेल्स हैं, ये बहुत जल्दी प्रोडक्शन करते हैं, बहुत सारे सेल प्रोड्यूस करते हैं, और वो जीन जो है वो प्रोड्यूस होके अपनी स्पेसिफिक जगह पे चली जाती है। तो बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं जिनको इस तरीके से ट्रीट किया गया, तो उनके अंदर इम्प्रूवमेंट देखी गई है। ठीक है, दैट इज अकॉर्डिंग टू योर बुक। फेमिलियर हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया से हमें समझ आ रही है कि किसकी बात कर रहा है? कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होने की बात कर रहा है। जीन थेरेपी टाइप क्या है? एक्स वीवो है। इसकी कॉज क्या है फेमिलियर हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया की? कि इसमें लिवर सेल्स में वो रिसेप्टर ही नहीं होता, लिवर सेल में रिसेप्टर नहीं होता जो रिमूव करे कोलेस्ट्रॉल को फ्रॉम द ब्लड। नॉर्मली लिवर सेल्स रिसीव कर लेते हैं कोलेस्ट्रॉल को फिर वो मेटाबोलाइज कर देते हैं तो सिंपलर सब्सटेंसेस। तो अब इसकी क्या होगा? इसकी साइन सिम्टम क्या होगा कि कोलेस्ट्रॉल की एक्यूमुलेशन की वजह से फेटल हार्ट अटैक्स हो सकते हैं यंग एज में। तो इसमें क्या ट्रीटमेंट किया जाता है कि लिवर के स्मॉल पोर्शन को इंसाइज करके बॉडी से रिमूव किया जाता है, और उसके अंदर रेट्रोवायरस को इंसर्ट करके विद नॉर्मल जीन उसके बाद दोबारा इम्प्लांट कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद जो लिवर सेल हैं जब वो ग्रो करते हैं तो उसके साथ वो रिसेप्टर भी ग्रो करता है, और फिर वो कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने की सलाहियत उनमें आ जाती है। तो इस तरीके से ये एक्स वीवो की दो जो डिसऑर्डर्स हैं उनको ट्रीट किया जाता है। सिस्टिक फिब्रोसिस, ये जो डिसऑर्डर है इसकी जो जीन थेरेपी की टाइप है वो इन वीवो है। इसमें जो कॉजेज़ हैं कि जो ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर ऑफ क्लोराइड आयन जीन होती है ना, वो एब्सेंट होती है। तो याद करें जब हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिस्कस किया था, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो रेड ब्लड सेल है उससे जब बाइकार्बोनेट आयन बाहर आते हैं प्लाज्मा में, तो साथ ही प्लाज्मा से क्लोराइड आयन उस रेड ब्लड सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं। जब जो क्लोराइड आयन रेड ब्लड सेल के अंदर एंटर होते हैं, वहाँ पे जो रिसेप्टर है, जो कैरियर है, जो वहाँ पे एक जिसको आप कह लो कि पंप्स हैं, तो वो जो ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर ऑफ क्लोराइड आयन की जो जीन होती है ना, अगर वो एब्सेंट है तो क्लोराइड आयन अंदर ट्रांसफ़र ही नहीं होगा, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो सकते हैं। वहाँ पे जो सिक्रीशंस हैं वो ब्लॉक हो सकती हैं, सिक्रीशंस जो हैं वो इंक्रीज़ हो सकती हैं ड्यू टू दैट फैक्टर। और इसका फिर ट्रीटमेंट क्या है कि लिपोप्रोटीन्स को एक सोल्यूशन में डालते हैं, इसके अंदर जीन होती है, वो उसके साथ जीन जो है ना कोट हो जाती है, वो बन जाता है लिपोसोम्स, जिसके अंदर अब नॉर्मल जीन है। ये स्प्रे किए जाते हैं पेशेंट के नॉस्ट्रल्स पे, लेकिन लिमिटेड जीन ट्रांसफ़र की वजह से ये जो है ना दैट इज़ नॉट सो इफ़ेक्टिव। ठीक है, सिस्टिक फिब्रोसिस का ट्रीटमेंट। कोरोनरी आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन,
इसकी जीन थेरेपी इन वीवो है। इसकी कॉज क्या है कि जो इन वीवो ये जो कोरोनरी आर्टरी है ये ब्लॉक हो जाती है ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल लेवल का इंक्रीज़ हो जाना, फैटी डेपोजिशंस की वजह से। तो जो ब्लड सप्लाई है हार्ट की तरफ वो ब्लॉक हो जाएगी, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। तो उसका जो ट्रीटमेंट है डेट इज कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी। उसमें क्या करते हैं कि जो बैलून कैथेटर होता है, बैलून कैथेटर, तो वो कुछ ऐसे होता है बैलून कैथेटर। ये मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये ऐसे, ये बैलून कैथेटर होता है जिसके ऊपर यहाँ पे जीन्स वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर की ना जीन्स कोड कर दी जाती हैं और फिर इसको एंटर किया जाता है ब्लड वेसल में जो ब्लॉक है। वहाँ पे जाके जो जीन है ये वहाँ पे स्टे करता है, वहाँ पे जाके जीन अपने आप को एक्सप्रेस करती है। एक्सप्रेशन के बाद वहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेसल जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी, जिसे बाईपास भी कहते हैं। तो वो बाईपास करेगी उस ऑब्स्ट्रक्टेड एरिया को और फिर न्यू वेसल के साथ अटैच हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे ये कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी जो है वो परफॉर्म होती है। ठीक है। इन विवो जीन थेरेपी आर फर्दर यूज्ड इन द केस ऑफ कैंसर। कैंसर में क्या किया जाता है, या तो किया जाता है कि जो नॉर्मल सेल्स हैं, इसमें दो प्रोसीजर्स किए जाते हैं। नॉर्मल सेल्स को टॉलरेंट बनाया जाता है टू दैट ऑफ कीमोथेरेपी, टॉलरेंट टू कीमोथेरेपी, यानी कि जो केमिकल्स हैं उसके वो टॉलरेंट हो जाए ताकि इफेक्ट हो। या फिर जो कैंसर सेल्स हैं उनको जेनेटिकली मेड मोर सेंसिटिव टू कीमोथेरेपी। तो कैंसर सेल्स में इस तरीके से इसको इन विवो जीन थेरेपी की जाती है। इसमें फिर और जो मेथड्स हैं इन विवो जीन थेरेपी में, उसमें ट्रीट किया जा रहा है लाइक हीमोफीलिया को, हीमोफीलिया की ट्रीटमेंट्स दैट इज अकॉर्डिंग टू इन विवो जीन थेरेपी कर रहे हैं इन केसेस में। डायबिटीज़ मेलाइटस के केस में, ठीक है। उसके बाद पार्किंसंस डिजीज़ जो कि ब्रेन डिसऑर्डर है, नर्वस डिसऑर्डर है। इसके अलावा एड्स में भी इसको ट्रीट किया जा रहा है। हीमोफीलिया के में कैसे करते हैं, हीमोफीलिया में क्या करते हैं कि इसमें नॉर्मल जो क्लॉटिंग फैक्टर की जो जीन्स हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। नॉर्मल क्लॉटिंग फैक्टर जीन्स वो पेशेंट को प्रोवाइड की जाती हैं। और इन जो जीन्स को, ये जो नॉर्मल क्लॉटिंग फैक्टर की जीन्स हैं वो प्लेस की जाती हैं इन ऑर्गेनाइड्स में प्लेस करके ये एब्डोमिनल कैविटी में इम्प्लांट कर दी जाती है। एब्डोमिनल कैविटी में इम्प्लांट कर दी जाती है। तो हीमोफीलिया में इस तरीके से ये ट्रीटमेंट हो रहा है। फिर जो पार्किंसंस डिजीज़ है उसमें क्या किया जाता है कि उसमें डोपामिन प्रोड्यूसिंग जो सेल्स हैं, क्योंकि इसमें डोपामिन की कमी हो जाती है, तो डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को ग्राफ्ट कर दिया जाता है। ग्राफ्ट कहाँ पे कर दिया जाता है, इन ब्रेन, डायरेक्टली ब्रेन में उनको ड्राफ्ट कर दिया जाता है, ग्राफ्टिंग कर ली जाती है ब्रेन के अंदर। डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को डायरेक्टली ब्रेन के अंदर ग्राफ्टिंग कर दी जाती है। तो इस तरीके से पार्किंसन डिजीज़ की इन विवो जीन थेरेपी हो रही है और हीमोफीलिया की जीन थेरेपी हो रही है इन विवो, और कैंसर की भी हमने डिस्कस किया इन विवो जीन थेरेपी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द जीन थेरेपी। So Darwin theory of natural selection. So Darwin was inspired by, जो डार्विन जो था ना वो इंस्पायर हुआ था बाय माल्थस ने इस पे सबसे पहले वर्किंग की थी और उसने ऐसे दिया था, ऐसे ऑन पॉपुलेशन।
ऐसे उन पॉपुलेशन में माल्थस ने जो भी स्टेटमेंट्स दी थी उससे ये डार्विन बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ और उसने फिर ये थ्योरी दी जिसको कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। और उस थ्योरी के अब पॉइंट्स डिस्कस करेंगे हम, पोस्टुलेट्स डिस्कस करेंगे। ये उस थ्योरी के पोस्टुलेट्स हैं। सो नंबर 1 इज़ कि जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज करती है इन जियोमेट्रिक मैनर। अब जियोमेट्रिक मैनर का क्या मतलब होता है? जियोमेट्रिक मैनर मीन्स कि ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 2 2 4 2 8 2 16। तो इस तरीके से जो पॉपुलेशन है ना वो इंक्रीज़ हो रही है। जैसे एग्जाम्पल यानी कि आप कह सकते हो कि जो बैक्टीरिया है वो रिप्रोड्यूस करता है एवरी 20 मिनट में। सो एवरी 20 मिनट में जो बैक्टीरिया है ना वो रिप्रोड्यूस करता है, तो उसको एक 20 मिनट के बाद एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन जाते हैं। तो आप उसको उस तरीके से मल्टीप्लाई करते जाएं। तो आप ये सोच सकते हैं कि 1 घंटे में कितने बनेंगे, फिर उसके बाद 10 घंटे में कितने बनेंगे, फिर उसके बाद एक पूरे दिन में कितने बन सकते हैं। तो इससे हम इसको ना पता लगा सकते हैं। नंबर 2 कि जो फूड सोर्सेज हैं, अब पॉपुलेशन तो बढ़ती है ज्योमेट्रिक मैनर में, जो फूड रिसोर्सेज हैं एंड स्पेस वो क्या है, वो लिमिटेड है और वो इंक्रीज करती है। ये जो फूड सोर्स है एंड दे इंक्रीज बाय इंक्रीज इज, इनकी जो इंक्रीज है वो अरिथमेटिक है। अरिथमेटिक इसका मतलब ये हुआ, अरिथमेटिक का मतलब ये है कि 2 + 2 + 2 2 2 4 2 6। इसका मतलब जितनी स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी स्पीड से फूड रिसोर्सेज और जो स्पेस हैं वो इंक्रीज नहीं हो रहे। जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होती है। कि अब जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो पॉपुलेशन अब बढ़ चुकी है, तो वो अब स्ट्रगल करेंगे एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल करेंगे एग्जिस्टेंस के लिए। अब वो जो स्ट्रगल है उसमें फिर आता है कौन कौन सी चीज़ें हैं स्ट्रगल के लिए। उसमें इनका जो कंपटीशन होगा वो इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है, इंटर स्पेसिफिक, या हम पहले बात कर लें इंट्रा स्पेसिफिक, यानी कि सेम स्पीशी में ये कंपटीशन हो सकता है, ये स्ट्रगल के एग्जिस्टेंस हो सकता है। जैसे एक पीस है मीट का, तो उस पर अगर हम एक लाइन की फैमिली की बात कर लें तो लाइन विल अटैक फर्स्ट, देन लाइनस एंड देन द कब्स ओवर देयर। तो इस तरीके से वो इंटर स्पेसिफिक है, तो कंपटीशन है उनका। फिर आगे इंटर स्पेसिफिक, यानी कि डिफरेंट जो स्पीशीज़ हैं उनका आपस में कंपटीशन, स्ट्रगल होगी एग्जिस्टेंस के लिए, फूड के लिए, स्पेस के लिए। इसी तरीके से द थर्ड वन इज़ एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल स्ट्रगल ये है टेम्परेचर पे सरवाइव करना, पीएच पे सरवाइव करना, वाटर कंसंट्रेशन के हाई होने पे, लो होने पे सरवाइव करना। तो ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में आता है। फिर आता है नंबर 4 पॉइंट, स्ट्रगल जब होगी तो उससे वेरिएशंस आ सकती हैं। ये जो वेरिएशंस हैं ये कंटिन्यूस भी हो सकती हैं और डिसकंटिन्यूस भी हो सकती हैं, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर नंबर 5 आता है, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। अब फिर क्या करेगी, नेचर सिलेक्ट करेगी, नेचुरल सिलेक्शन। और सिलेक्ट किसको करेगी, द फिटेस्ट इंडिविजुअल को। तो जिसे हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी कहते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी कहा जाता है।
तो नेचर फिर फिटेस्ट इंडिविजुअल को जो है ना सरवाइव कराएगी, इसको सिलेक्ट करेगी। फिर आता है नंबर 6। नंबर 6 इज फिर क्या होगा कि जब नेचर उसे सिलेक्ट कर लेगी फिर इनहेरिटेंस होगी, इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशंस। तो एक तो इस सीक्वेंस को याद रखना है आपने, ये वो सीक्वेंस है जिसकी बेस पे ये नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी जो है वो प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले पॉपुलेशन इंक्रीज होती है ज्योमेट्रिक मैनर में, और जो फूड रिसोर्सेज हैं वो इंक्रीज होती हैं अरिथमेटिक मैनर में। फिर क्या होता है कि स्ट्रगल होती है फिर ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में इस फूड के लिए, स्पेस के लिए। वो इंटर स्पेसिफिक भी हो सकती है, वो इंटर स्पेसिफिक भी हो सकती है, वो एनवायरमेंटल भी हो सकती है। फिर वेरिएशंस आएंगी इन स्ट्रगल की वजह से, वो वेरिएशन कंटिन्यूस भी हो सकती हैं, डिसकंटिन्यूस भी हो सकती हैं। फिर नेचर ने सेलेक्ट करेगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिटेस्ट इंडिविजुअल है वही सर्वाइव कर सकता है इस सारे सिनेरियो में, और जो सर्वाइव कर जाएगा उसकी वेरिएशन फिर आगे ट्रांसफ़र होगी, इनहेरिटेड होगी। दिस इज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। हार्डी-वेनबर्ग लॉ, मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने ये लॉ प्रोड्यूस किया। ये जो हार्डी-वेनबर्ग लॉ है, इसके अकॉर्डिंगली ये स्टेटमेंट है कि जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज होती हैं, रिलेटिव frequencies of alleles in a sexually producing population remains constant generation after generation, आफ्टर जनरेशन। तो ये जो कांस्टेंट रहती हैं फ्रीक्वेंसीज, यानी कि रिलेटिव जो फ्रीक्वेंसीज हैं एलील्स की, वो कांस्टेंट रहती हैं इन सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन, और जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये कांस्टेंट रहेंगी। अब ये जो हार्डी-वेनबर्ग लॉ है, ये एप्लीकेबल, इसकी एप्लीकेबिलिटी यानी कि एप्लीकेबल ये किस सिचुएशन में होता है, ये उसी सिचुएशन में होगा ये जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने लगा हूँ। एप्लीकेबल तब होना है जब बिग पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन इज बिग, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जब जो ऑर्गेनिज्म है वो शो करेंगे रैंडम मेटिंग, नॉट नॉन रैंडम, यानी कि रैंडम मेटिंग होगी, जब सिलेक्टिव नहीं होगी, रैंडम मेटिंग होगी, कोई सिलेक्शन नहीं होगी इसमें मेटिंग के लिए, जब म्यूटेशंस नहीं होंगी, ठीक है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि इसको कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर सकते हैं अलीलिक फ्रीक्वेंसी को। तो अगर तो ये एप्लीकेबल इसलिए बता रहा मैं यहाँ पे कि एप्लीकेबल इस सिचुएशन में कि बिग पॉपुलेशन हो, ऑर्गेनिज्म शो रैंडम मेटिंग करें, म्यूटेशन ना हो, ठीक है, और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स, उनके अंदर सेम यूनिफॉर्म रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी हो, सेम यूनिफॉर्म रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी हो उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो इस सिचुएशन में ही सिर्फ ये जो लॉ है ये एप्लीकेबल हो सकता है। नाउ अकॉर्डिंग टू हार्डी-वेनबर्ग लॉ, अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो हार्डी-वेनबर्ग लॉ के अकॉर्डिंगली जो डोमिनेंट है और जो रिसेसिव है, अब जो डोमिनेंट है, सपोज दिस इज डोमिनेंट, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है P से। अब इसको जब यानी कि ये इंडिविजुअल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा P²। इसी तरीके से अगर रिसेसिव की बात करें तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है Q से, और अगर
होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल की बात करें तो वो हो जाएगा क्यू स्क्वायर, वो डबल हो जाएगा, ठीक है। और अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन की बात करें तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है 2pq से। तो इसको मैथमेटिकली जब लिखा जाता है तो वो इस तरीके से लिखा जाता है कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। तो ये हार्डी वेनबर्ग का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इन द केस ऑफ इंडिविजुअल। जब इंडिविजुअल की बात हो रही है तो उस केस में, तो अगर सिर्फ अलील की बात होगी तो वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, उसमें बल्कि अभी बता देता हूँ कि p प्लस क्यू इज़ इक्वल टू 1। अगर सिर्फ अलील की बात हो, ये अलील्स की बात है और ये इंडिविजुअल की बात है, तो जब हम इसमें सॉल्व करेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस तो आपको इसकी क्लियरली समझ आ जाएगी। अब इसमें मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे प्लॉट करता हूँ तो वो देखिएगा। The question is in Mn system of blood grouping, the frequency of M is 0.7 and N is 0.3। हमने फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल की इन अ पॉपुलेशन। तो इसको अब देखें कैसे सॉल्व करना है। इसमें अब जो M है दैट इज़ डोमिनेंट, उसको डोमिनेंस शो करेंगे हम, डोमिनेंस शो करें 0.7 और Q इज़ 0.3 जो N है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग Q, यानी कि वो रिसेसिव को शो कर रहा है। अब यहाँ पे पूछा गया है हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल की बात हुई है। जब इंडिविजुअल की बात हुई तो इसका मतलब ये पूछ रहा है, हेट्रोजाइगस की बात हुई तो ये पूछ रहा है 2pq। तो इसमें फिर हम 2 मल्टीप्लाई बाई 0.7 मल्टीप्लाई बाई 0.3, ये आंसर आ जाएगा 0.42। अब इसको क्रॉस चेक करने के लिए हम इसको इसमें पुट कर देंगे। वो कैसे? p स्क्वायर मीन्स 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर प्लस ये जो 2pq आया था 0.42 इज इक्वल टू 1। अब 0.7 मीन्स 0.49, 0.3 मीन 0.09 और ये 0.42। तो इससे जब आप ऐड करेंगे तो डैट विल बी इक्वल टू 1। तो दिस इज़ अ क्रॉस चेक। अब इस पर बहुत सारी डिफरेंट जो है ना वो क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करते हैं। सो अब ये क्वेश्चन है कि एक पॉपुलेशन है, उसमें जो फ्रिक्वेंसी है रिसेसिव होमोजाइगोट जीनोटाइप, ये 0.09 है। अब जीनोटाइप में ऑब्वियसली 2 अलील्स होती हैं और ये रिसेसिव है, तो इसका मतलब ये बात कर रहा है क्यू स्क्वायर की। समझ आई इस बात की? इसको दोबारा सुनो। रिसेसिव होमोजाइगोट जीनोटाइप जब लिखते हैं हम तो वो कैसे लिखते हैं? क्यू लिखते हैं, ठीक है। तो वो क्यू स्क्वायर हो गया। अब होमोजाइगस है तो क्यू स्क्वायर हो गया, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मतलब ये जीनोटाइप होगी ना क्यू, तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ क्यू स्क्वायर। तो ये क्यू स्क्वायर की क्या है वैल्यू? 0.09 है। अब उसने पूछा इंडिविजुअल होमोजाइगस फॉर डोमिनेंट अलील। अब इंडिविजुअल की डोमिनेंट अलील यानी होमोजाइगोसिटी ऑफ डोमिनेंट अलील फाइंड आउट करना है। तो हम पहले क्या करेंगे? पहले तो हमें डोमिनेंट अलील फाइंड आउट करनी है। जब डोमिनेंट अलील हमें मिल जाएगी तो हम उसका स्क्वायर लेंगे और उससे हमारे पास उस इंडिविजुअल के अकॉर्डिंगली, यानी कि इंडिविजुअल के अंदर अब जीनोटाइप होती है ना, इंडिविजुअल के अंदर एक अलील सेपरेटली प्रेजेंट नहीं होती, उसके अंदर जीनोटाइप प्रेजेंट होती है, यानी कि उसके अंदर 2 अलील्स इकट्ठी प्रेजेंट होती हैं। तो डोमिनेंट का मतलब हमें यहाँ पी स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो पी स्क्वायर को फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले क्यू स्क्वायर का अंडर रूट लेना है। तो जब हम इसका अंडर रूट लेंगे क्यू स्क्वायर का, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.3, क्योंकि 0.3 को आप स्क्वायर लें तो 0.09 बनता है, तो ये आ जाएगा 0.3। तो p प्लस q इज इक्वल टू 1 है, तो ये हमें पता है। तो हम अब क्या करेंगे कि इसी से अब हम आगे चलेंगे कि 1 जो है ना, यानी कि अगर हमने p फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? 1 से q को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 1 माइनस होगा जब 0.3 से, तो आंसर आ जाएगा
0.7। तो P इज इक्वल टू 0.7। अब पूछा क्या गया है, होमोजाइगस इंडिविजुअल पूछा गया, तो ये बात हमेशा याद रखनी है। अब उसने अगर इंडिविजुअल होमोजाइगस पूछ लिया है और डोमिनेंट की बात पूछी है तो इसका मतलब ये पी स्क्वायर पूछ रहा है। अगर उसने इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस पूछा है तो वो 2pq आ जाएगा। अगर उसने इंडिविजुअल फॉर रिसेसिव पूछा है तो वो q स्क्वायर आ जाएगा। अब इस p का स्क्वायर ले लिया जाएगा। जब इस p का स्क्वायर लेंगे तो 0.7 का स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा 0.49, या हम इसे अगर परसेंटेज पूछिए उसने तो हम कह देंगे 49%। तो इसका मतलब है कि जो ये डोमिनेंट अलील के जो इंडिविजुअल हैं उसकी जो परसेंटेज है वो 49% जो इंडिविजुअल हैं वो डोमिनेंट अलील रखते हैं। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। और इंशाल्लाह आपका जो टेस्ट लेंगे उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस ज़रूर दिए जाएंगे और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है। तो आपको कोई भी अंडरस्टैंडिंग चाहिए हो और समझना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग अलील फ्रीक्वेंसी, इसमें सबसे पहले जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है डेट इज़ म्यूटेशन। म्यूटेशन इंट्रोड्यूस करता है न्यू अलील्स इनटू द पॉपुलेशन। तो जब न्यू अलील्स आ जाएंगी तो ऑब्वियसली जो एग्जिस्टिंग अलील्स होती हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो चेंज हो जाएंगी। म्यूटेशन आ जाएगी जब उन अलील्स में तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। सेकेंड वन इज़ अ नेचुरल सिलेक्शन, कि स्पेसिफिक अलील्स जो हैं आर मोर लाइकली टू बी पास डाउन बिकॉज दे आर समहाउ एडवांटेजेस, यानी कि जो डिज़ायरस हैं, हमें जो डिज़ायर्ड हैं जीन्स, जो अलील्स, उन्हीं को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र किया जाए क्योंकि उससे एडवांटेज मिलता है। तो इससे भी एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। थर्ड वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन रैंडम मेटिंग, सिलेक्टिव मेटिंग। Individuals of one genotype are likely to mate with individuals of same genotype, यानी कि उन्हीं जीनोटाइप का आपस में करवाया जाए, जिनका नहीं क्रॉस करवाया जा रहा, मेटिंग नहीं करवाई जा रही, वो अलील्स उसकी फ्रीक्वेंसी पे चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से इंडिविजुअल विद स्पेसिफिक जीनोटाइप मूव इन और आउट ऑफ अ पॉपुलेशन। अब अगर वो पॉपुलेशन के इन आए हैं, यानी कि अंदर एंटर हुए हैं, तो उसे इमिग्रेशन कहते हैं, और अगर वो बाहर चले गए हैं तो उसे एमिग्रेशन कहते हैं। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट, अलील्स का लॉस हो जाना बाय चांस, यानी कि रैंडम चेंजेस आ जाए अलील की फ्रीक्वेंसी में, ये कॉज्ड बाय रैंडम सैम्पलिंग ऑफ स्पेसिफिक जीनोटाइप। और स्पेसिफिक जीनोटाइप की सैम्पलिंग की जा रही है बस, ठीक है ना, बाकी की नहीं की जा रही। जिनकी नहीं की जा रही वो लॉस हो जाएंगे। और ये देखा जाता है स्मॉल और आइसोलेटेड पॉपुलेशन में, जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो इसलिए जब हमने डिस्कस किया था कि एप्लीकेबल जो होगा ना, उसमें सबसे पहला पॉइंट कि ये लॉ एप्लीकेबल उस पॉपुलेशन में होगा जो बिग पॉपुलेशन होगी। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है ना वो स्मॉल और आइसोलेटेड पॉपुलेशन में होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हार्डी-वेनबर्ग लॉ। Thank you very much and Allah Hafiz.